नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुख्तलिफ आरा ज़रूर हैं और देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट द करंट इकनॉमिक सिचुएशन, लेकिन आम तौर पर जो राय ली जा रही है वो ये है कि इन 12 महीनों में मईशत जो है वो निस्बतन बेहतर हुई है और डॉलर की कदर में भी इस्तेहकाम आया है, विच इज़ अ रियलिटी। पहले बहुत बड़ा है डॉलर, इसमें कोई शक नहीं है। डॉलर आई वुड से अराउंड 3 टाइम्स हो गया था, फिर उसके बाद किसी तरह इसके रेट में कमी लाई गई और वो अभी तक जो है वो बरकरार है। बात डॉलर के रेट के अंदर काफ़ी बैलेंस इस वक्त मौजूद है। मुस्तकबिल में क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। मुस्तकबिल में इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हालात किस तरफ जाते हैं मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है इतना, लेकिन क्योंकि मैं वो तो हूँ नहीं नजूमी कि आपको तारों सितारों का हाल बताऊं। जो मुआशी इंडिकेटर्स हैं उनको देखते हुए बताऊं कि कुछ मुआशी इंडिकेटर्स अच्छे हैं, कुछ मुआशी इंडिकेटर्स बुरे हैं, कुछ मुआशी इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा बुरे हैं। ताजिर सनतकार बिरादरी के अंदर ज़्यादातर लोग हमेशा ही तारीफ़ करते हैं मईशत की, लेकिन यह है कि मैं चाहता हूँ कि एक हकीकत पसंदाना राय ली जाए। तो मैंने इसीलिए एक इंटेलेक्चुअल बिजनेसमैन को आज दावत दी है, साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं आईटी के। वेलकम करता हूँ मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया जनाब। मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब, बुनियादी बात यह है कि मैं आपको इधर उधर सैर कराने के बजाय सीधा साधा आप ही का तज्जिया लूँगा, क्योंकि जो पॉलिसी एडवाइज़री का शोबा है आप FPCCI में से हेड कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जैसे हालात हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालें और जैसे होने चाहिए उसके लिए तजावीज़ भी दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो काफ़ी मद्दोजहद से गुजर के और अब स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। हमने ये देखा 2 साल पहले कि यहाँ दिन रात ये बातें होती थी कि जी पाकिस्तान शायद श्रीलंका बनने जा रहा है और किसी भी लम्हे डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ नहीं हुआ और हमें फिर IMF का स्टैंड बाई प्रोग्राम भी उस वक्त मिल गया हमें। फिर उसके बाद इकॉनमी कदरे बेहतर होना शुरू हुई और उसके बाद अब आज जो सिचुएशन है हम ये देख रहे हैं कि 38% जो इन्फ्लेशन थी वो कम हो के अब वो कोई 5% से भी थोड़ी सी नीचे है। इसी तरीके से मार्कअप की अगर हम बात करते हैं तो 22% से कम होके 15% पे आ गया है। हाल दो कि हम ये समझते हैं कि ये 15% भी बहुत ज़्यादा है गिवन टू दी लेटेस्ट सिचुएशन ऑफ द इन्फ्लेशन एंड इट शुड बी अराउंड 7-8%, लेकिन वो 15% है। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये आ रहा है शायद 16 तारीख को जो पॉलिसी आ रही है स्टेट बैंक की, तो उसमें इसमें 4-5% वो कमी करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी और इन्वेस्टमेंट भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये 2 ही चीज़ें थी कि जिसमें एक वो बिजली की कीमत है जिसके ऊपर हमने FPCCI से IPP के हवाले से काफ़ी बड़ी एक कैंपेन भी लॉन्च की और फिर अब हमें ये पूरी यकीन दहानी कराई गई है आर्मी चीफ की तरफ से भी, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, कि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं वो 9 सेंट पे आ जाएंगी और कोई वजह नहीं है कि हम उसके ऊपर यकीन ना करें। तो एक तो ये बात है कि उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी। दूसरे ये कि जो नहीं, लेकिन मार्केट देखें की फिर अगर इस तरह मैं नोक झोंक मैंने सोचा था आज मैं नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी नोक झोंक मैं आपके साथ करूंगा, वरना लोग देखेंगे क्यों। लोग इसीलिए देखते हैं आपके साथ मेरा प्रोग्राम क्योंकि मैं थोड़ी सी नोक झोंक आपसे करता हूं। देखें, IPP के ख़िलाफ़ आपने ऐलान जंग किया, बहुत शोर शराबा किया, ये वो, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि उस फ्रंट के ऊपर कोई ख़ास पेशरफ्त हो नहीं सकी। ओवरऑल अगर टैरिफ का जो है मजमूई जायज़ा लिया जाए तो आई थिंक दैट वाज जस्ट ए कॉस्मेटिक सुपरफिशियल एक्टिविटी, जिसके रिजल्ट के अंदर देयर हैज़ बीन नो और देयर हैज़ बीन एन इनसफिशिएंट इम्पैक्ट ऑन द टैरिफ्स। जी, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त तक की सिचुएशन यही है कि जो तकरीबन 15 सेंट पे बिजली हमें मिल रही है और वादा हमसे ये है कि 9 सेंट पे आ जाएगी और उस सिमत में हम देख रहे हैं कि कोशिश और काविश हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से
और उस पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। और मेरा ख्याल है कि अगले एक आध महीने में बिजली की कीमतें जो है वो आप कम होती नजर आएंगी आपको। और नहीं, मुझे एक जगह मैं इंफॉर्मेशन भी गया, है। और आपसे गुजारिश करता हूँ, कता कलामी माफ, एक जगह मैं गया, वहाँ पर बहुत बड़े मुख्तलिफ किस्म के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बैठे हुए थे और सब आईपीपी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने गौर से देखा तो मुझे पता लगा कि सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, हर किसी का किसी न किसी तरीके से आईपीपीज़ में स्टेक था। मैंने तो सुना है वो लोग जो सबसे ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं आईपीपीज़ से खिलाफ, उनकी अपनी भी आईपीपीज़ हैं, उन्होंने जानबूझ के लिस्ट के अंदर अपनी आईपीपीज़ के नाम जो है वो डिलीट करवाए हुए हैं, मैंने सुना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आईपीपीज के ऊपर तो सबसे ज्यादा शोर एफपीसीसीआई कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, और हमारे कोई आईपीपीज नहीं है। और ये कि जाहिर है अपने खिलाफ तो कोई शोर नहीं मचाता। जी जी। और इसमें काफी बल्कि लोगों नहीं, की मैंने हमें एफपीसी रिजेंटमेंट देखिए, मैं एफपीसीसीआई का जिक्र नहीं किया, मैंने कहा है ताजिर सनतकारों की एक तकरीब में मैं गया था, उसमें मैंने देखा कि हार भी पहनाए गए और एक दूसरे ने बहुत ज़्यादा बताया कि आईपीपीज़ के कितने नुकसानात हैं। घर वापस आया तो मैंने नेट पे तहकीक की तो मुझे पता लगा इन सब की अपनी अपनी आईपीपीज़ हैं या आईपीपीज़ में शेयर हैं या बिलावास्ता बिलवास्ता किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक़ है। फिर मैं नहीं, हम खामोश हो सीधी गया, मैं बात भी क्यों खुद ना हैरान करें। हुआ देखें, कि बंदा नहीं, अपनी नहीं, कंपनी अपने ही अली उसके साहब खिलाफ ऐसे कैसे नहीं है। बात कर सकते नहीं, हैं। नहीं, अली साहब ऐसे नहीं है। आप पता नहीं किस मीटिंग या महफिल का जिक्र कर रहे हैं। बात यह है कि हम सीधी सीधी बात क्यों ना करें। हमारी कैंपेन के नतीजे में 8 आईपीपीज के मुआहदे जो है वो कैंसिल हो गए हैं। बाकी आईपीपीज के साथ जो है टेक एंड पे के ऊपर बातचीत का आगाज हो गया है, और वो बातचीत पहले तो आईपीपीज करने को तैयार नहीं थे, अब वो बातचीत भी कर रहे हैं और इस चीज पे भी तैयार है कि इसको हम जो कैपेसिटी पेमेंट है उसको हम रिवाइज कर लें। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, इन पाइपलाइन है। और आप देखेंगे, मैंने आपसे यही कहा कि अगले एक आध महीने में आपको बिजली की कीमतें कम होती नजर आएंगी, चाहे जी वो मेरा कारखाना हो या आपका कारखाना हो, किसी का भी कारखाना हो। असल बात यह है कि उससे कीमत कम हो रही है या नहीं हो रही है, तो लिहाजा वो कम होती हमें नजर आएगी। एक बिजली के हवाले से मैं ये कह रहा था, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात कर रहे थे। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक हमारी कंटेन नहीं होगी और रिड्यूस नहीं होगी, उस वक्त तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स में जो हमारा एक्चुअल और रियल पोटेंशियल है उसके मुताबिक हम नहीं कर सकते। हम लोगों को रोजगार जो हमारा पोटेंशियल है उसके मुताबिक नहीं दे सकते। तो इसलिए ये दो चीजें जो है, एक तो पावर की कीमतें और दूसरा मार्कअप, ये दो चीजें जो है इनकी कीमतें कम होनी चाहिए। दूसरा ये है कि फिर हमें इन चीजों की रेगुलर सप्लाईज भी होनी चाहिए, गैस है या बिजली है, इन चीजों की। तो ये चीजें हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होना शुरू हो गई हैं और इंडिकेटर उसके नजर आना शुरू हो गए हैं हमारी मईशत में। और फिर इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है मैं समझता हूँ SIFC का भी है, कि SIFC ने जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया है, जो हम वन विंडो ऑपरेशन की बात कर रहे थे बड़े अरसे से, आप सुन रहे थे कि हम 30-40 साल से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। जी जी अब वो वन विंडो ऑपरेशन जो है वो उसकी एक शक्ल SIFC की उसमें हमें नजर आ गई है। जी। दूसरे ये हम बात कर रहे थे कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, ये भी 10-15 साल से हम बात कर रहे थे। तो वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी एक शक्ल हमें SIFC में नजर आ रही है। नहीं, तो लेकिन असल में चीजें बात इसी यह है वजह कि से SIFC जो है वो बेसिकली बुनियादी बात यह है कि एक तो सरमायाकारी और फिर सरमायाकारी के मैकेनिज्म को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बनाई गई है। डिसीजन मेकिंग लार्जली अभी भी पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, जो कि मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखिए SIFC जो है वो एक सुपरा बॉडी है जो कि एक तरह से चीज़ों की देखरेख कर रही है और मैक्रो लेवल के ऊपर चीज़ें अच्छी उन्होंने करके दिखाई हैं। स्मगलिंग रोकी है, करेंसी के अंदर बैलेंस लेकर आए हैं, एक जो डिफ़ॉल्ट किसी कैफियत थी उसको एवर्ट कर दिया है, इंटरनेशनल सतह पर अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन देखें, इससे माइक्रो मैनेजमेंट नहीं अवॉइड की जा सकती। तो अभी इश्यूज़ अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से इकोनॉमिक सक्सेस जो है इट वेरी मच रिलाइज ऑन पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिसी मेकिंग फ्रॉम पॉलिटिशियन। देखिए, जहां तक SIFC का ताल्लुक है, डिसीजन जो है वो तो, या डिसीजन नहीं बल्कि यूं कह ले एनफोर्समेंट जो है वो तो ब्यूरोक्रेसी नहीं करनी है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि ब्यूरोक्रेसी को छोड़ छाड़ के और एक बिल्कुल ही नई सुपरा बॉडी बना दी जाए
तो ऐसा नहीं हो सकता। काम तो जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसी ने करना है, आइंदा भी वही करेगी, अब भी वही कर रही है। लेकिन बात यह है कि जो पहले डिसीजन मेकिंग में साल 2-2 3-3 साल लगते थे और फिर डिसीजन होने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं होता था, जी जी। तो वो चीजें SIFC की वजह से खत्म हो गई हैं। उसकी वजह से एक तो यह है कि फैसले डिसीजन मेकिंग जो है वो 10-15 दिन में हो रही है। दूसरी बात यह है कि फिर उसके ऊपर जो एनफोर्समेंट है, जी जी। अमल दरामद है डिसीजन के ऊपर, वो भी फौरी तौर पे हो रहा है। ये बड़ा और अहम अब नुक्ता उसमें है जो आपने तसाहुल पेश नहीं हो किया। रहा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है। मैं खराज तहसीन पेश करूंगा SIFC को, इनके लिए बहुत बहुत बेहतरीन फ्रेमवर्क बनाया है और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि बहुत अच्छी ये एक मैक्रो लेवल के ऊपर एक अच्छा काम हुआ है। ताहम मैं ऐसे फील करता हूं कि उनकी जो कामयाबियां हैं उनको उनसे बेनिफिट करने के लिए फ्रेमवर्क के साथ साथ एग्जीक्यूशन प्लान और एग्जीक्यूटर्स यानी कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी भी कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होगी। और बड़े अहम और अच्छे फैसले इन्होंने किए हैं, लेकिन सरमायाकारी की शोबे को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मेरे ख्याल से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। मेरी तजवीज़ ये होगी कि जनाब मियां जाहिद हुसैन साहब जो हैं इनका और भी एक्सपेंडेड रोल होना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के शोबे या बिज़नेस के शोबे के अंदर बड़ा अच्छा माजी के अंदर भी परफॉर्म करते रहे। तो हुकूमत को इनसे बहुत बेनिफिट करना चाहिए, ये सोचते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन आप जानते होंगे कि जब माजी की PTI की हुकूमत थी लोग हैरान हो गए। नवाज शरीफ साहब का नाम लेना भी मना था, जैसे आपको पता है मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों का नाम लेना मना होता है। और मैंने आप लोगों को टीवी के ऊपर, लाइव टीवी के ऊपर, जब PTI की हुकूमत अपनी जोबन पे थी, मैंने कहा था नवाज शरीफ साहब वापस भी आएंगे, मुल्क के वज़ीर आज़म भी बनेंगे। और लोग बड़े हैरान हुए, बस थोड़ा सा आप समझें बनते बनते रह गए, वरना मुल्क वापस तो आई और उनकी बेटी जो है वज़ीर आला बनी है, भाई जो है वज़ीर आज़म बने। इसके साथ साथ आपको याद होगा नाजरीन कि उसी दौर के अंदर आपको पता होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के मुतल्लिक ये कहा जाता था कि ये इनकी सियासत अब ख़त्म हो गई। लेकिन मैंने आप लोगों को टीवी पे ये बात बोली कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब मौका लगे और कोई मौजू हो ऐसा तो प्रोग्राम भी देखते हैं, और दूसरी बात यह कि वो दोबारा से सदर भी बनेंगे इस मुल्क के। आपको याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, याद है ना आपको? बदलते मौसम मुझे बदलते नहीं हैं, मैं हमेशा अपने दिल की बात करता हूँ, इसीलिए बहुत दफ़ा हालात वाक़यात से हट के बात करता हूँ। मियां जाहिद हुसैन साहब, माजरत आजकल तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैंने बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने एक क्रिकेटर से सीखा था कि हर बॉल को ना खेला नहीं जाता, कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, वेल लेफ्ट होनी चाहिए। तो बात यह है कि आजकल के हालात के अंदर तो मैं मईशत के ऊपर ज़्यादा तनकीद नहीं करता, वरना आपके साथ बहुत छेड़छाड़ करता। बतौर मईशत दान मैं एक जुर्म समझता हूँ इस वक्त मईशत की तारीफ़ करना, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि महंगाई जो है उसमें हुशरबा इजाफा हुआ है। मुझे नहीं पता स्टेट बैंक को अपने नंबर्स कहाँ से मिलते हैं, लेकिन एज़ पर माई स्टेटिस्टिक्स एंड माई ओन स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस आई कैन अश्योर यू इन द पास्ट 2 years, 1 year की बात नहीं करूँगा, 1 साल में हालात बेहतर हुए जब से SIFC आई, लेकिन द पास्ट 2 years 3 times चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। तो ये सिर्फ आम आदमी के लिए बढ़ी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी बढ़ी हैं, ये जानना चाहूँगा आपसे। जी, तो ये आम आदमी के लिए ही बढ़ी हैं या आपके बिजनेस मॉडल को भी इम्पेक्ट किया है इन्होंने, इन्फ्लेशन ने? नहीं, देखिए बात यह है कि कीमतों का तो मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले खुद ही कहा ना कि 38% पे इन्फ्लेशन जा रही थी जी। और वो 38% से कम होके 5% पे आ गई है। तो बात यह है कि 5% की रफ्तार है अभी भी महंगाई की, ये नहीं कि महंगाई खत्म हो गई है। पहले जिस रफ्तार से बढ़ रही थी 38% से बढ़ रही थी, अब 5% से बढ़ रही है। तो महंगाई तो अपनी जगह पे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रही, लेकिन वो अगर आप तसव्वुर करेंगे अगर उसी रफ्तार से महंगाई बढ़ती रहती तो आज जो अशिया हैं उनकी कीमतों का क्या आलम होता। तो ये असल में जो हम इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं तो इस हिसाब से हम बात किया करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपसे बतौर, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, अगर मैंने महंगाई के तनासुब से अपनी GDP को बढ़ाना है, देखिए अभी मेरे लिए महंगाई इतनी आम नहीं है जितना इस मुल्क की GDP को बढ़ाना है,
अगर मैंने महंगाई के तनासुब से अपने जीडीपी को बढ़ाना है, यानी मुझे 7%, 8%, 9% इस वक्त लेकर आनी है जीडीपी ग्रोथ रेट, तो क्या करना पड़ेगा इस मुल्क को, ये आप बताइए। देखें, बात यह है कि हमारी इस वक्त जो टोटल इकोनॉमी का साइज है जी वो कोई $450 अरब है। जी और अगर हमने अब अपनी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हमने तरक्की की शरह को अगर हमने तेज करना है तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करनी होगी और बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करना होगा। और उसका तरीका यही है कि आप मार्कअप का रेट कम करें और आप इसका बिजली की कीमतें कम करें, गैस की कीमतें कम करें। जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी तो फिर आपके बिजनेसेस चलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रोडक्शन आएगी और एक्सपोर्ट होगी। तो इसका मतलब इसी तरीके से आपका जीडीपी बढ़ेगा। और असल में जब महंगाई की शरह बहुत ज्यादा हो रही होती है तो उस वक्त तरक्की की रफ्तार को रोका जाता है ताकि इकोनॉमी हीटअप ना हो। अगर इकोनॉमी हीटअप होगी तो जो चीजें हैं, जो अशिया मार्केट में दस्तयाब हैं, वो गरीब आदमी की पहुंच से बालातर हो जाएंगी। तो इसलिए तरक्की की रफ्तार को, शरह को कम किया जाता है। और इसी वजह से हमारे यहाँ जो इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट किया गया यानी स्लो किया गया, तो ये उसकी वजह थी। अब चूंकि हालात उसके बेहतर हो गए हैं तो अब हम इकोनॉमी को स्टार्ट करने की पोजीशन में हैं। और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब हमें जरूरत इस चीज की है, जैसे पहले जरूरत इस चीज की थी कि इकोनॉमी को स्लो डाउन करें, अब जरूरत इस चीज की है कि इकोनॉमी को फास्ट करें। तो फास्ट करने से यही दो चीजें जो मैंने आपको कहा, बिजली और गैस और आपका जो मार्कअप है, इसको आप ठीक कर लेंगे, इसकी कीमतें कम कर लेंगे तो आपकी इकोनॉमी में दोबारा तरक्की की शरह बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि इस वक्त IMF भी और वर्ल्ड बैंक भी आपको और हमारी गवर्नमेंट भी लेकिन माहिरीन ने 3.5% पे है हमारी। आपकी बात से मैं 100% एग्री करते हुए एक बात बताऊंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि माहिरीन ने कहा है कि इन एडिशन टू ये जो स्टेप्स आपने बताए हैं, इन एडिशन टू देम हमें एक फ्रेश इंजेक्शन चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का विच इज़ इक्वल टू आवर फॉरेन डेट। अनफॉर्चुनेटली हमारी फॉरेन डेट जो है इस वक्त, आई एम अज्यूमिंग कि इट वुड बी नियरिंग $200 बिलियन इफ इट्स नॉट देयर येट, इट विल गेट देयर इन अ वाइल। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि ये जो फ्रेश इंजेक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसको कैसे लेकर आएंगे, ये मुझे एक्सप्लेन करें। देखें, बात यह है कि फॉर एग्जांपल आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं और आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा, आपका बिजनेस मॉडल कैसे बनेगा। तो जब दुनिया की महंगी तरीन बिजली होगी और महंगा तरीन मार्कअप होगा तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फिर अगर यहाँ पे जो जस्टिस सिस्टम है वो ठीक नहीं होगा तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फिर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो जो हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने $5 अरब के हमारे साथ MOUs साइन किए हैं, चाइना ने किए हैं और दूसरे ममालिक ने भी किए हैं। वो किए तो हैं मगर वो उसमें आगे ब्रेक थ्रू हो नहीं रहा कि वो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए। भाई देखिए, हमने तो ये तस्वुर किया था कि SIFC ने ब्रेक डाउन दिया था कि तकरीबन $100 to $125 बिलियन हमारे पास होंगे बाय द एंड ऑफ 2024। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि मशरिक वस्ता के अंदर जंग हो गई और उसकी वजह से उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले हो गए। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं मज़ीद भी मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब के साथ बात करता, इस बात को एक्सपेंड करता, इस बात को बढ़ाता, लेकिन वक्त मेरे पास मुख्तसर है, इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। छोटी सी ब्रेक पे जाऊँगा और फिर वापस आके हम कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समझ करूँ। लेकिन बात ये है कि ये कहाँ से आते हैं नंबर्स फिगर्स। ये नंबर्स फिगर्स यहाँ से आते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान को बताया है कि आपके पास जितनी फॉरेन डेट है, इसको अगर आप ऑफसेट करते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, तो फिर क्या होगा कि किसी न किसी तरीके से चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी।
अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है टू द ट्यून ऑफ $200 बिलियन। उसका फर्स्ट स्टेप ये था कि पहले $100 बिलियन लेकर आने। $100 बिलियन लाने के लिए चीन से भी बात हुई, मशरिक़ वस्ता के ममालिक से भी बात हुई, ज़्यादा मशरिक़ वस्ता के ममालिक से बात हुई कि कैसे इन्फ्लक्स आ सकता है इस इन्वेस्टमेंट का। पहले अदवार के अंदर आपको पता है सीपेक पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया गया। हमने कहा जितनी हमारी फॉरेन डेट है तकरीबन उतनी ही हमारे पास अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट सीपेक में आ गई तो फिर ये ऑफसेट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा शॉर्ट टर्म किस्म का हमारा अरेंजमेंट था। इन्वेस्टमेंट आई, नो डाउट सीपेक के अंदर इन्वेस्टमेंट आई, पैसा लगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई, लेकिन इवेंचुअली उससे जो चीज़ आनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली। खैर, इस बारे में हम बात करेंगे आगे चल के भी, और उम्मीद करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर दोबारा से जो है ना वो इकोनॉमी जो है वो उस तरह से मैनेज हो जाए जैसे हमने प्लान की थी, और हम वो लॉन्च पैड पे आ जाएं जिस तरह हमने प्लान कर रखा था। यहाँ पर भी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।